हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में अभी हमारा 8th चैप्टर चल रहा है जिसका आज 3rd डे है और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोलिंग प्रोसेस। जब हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। तो कंट्रोलिंग के अंदर सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा दैट इज सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है टारगेट्स। हम टारगेट्स सेट करते हैं या बेंचमार्क्स आप उसको कह सकते हो या आप उसको गोल्स कह सकते हो। हम अचीव क्या करना चाहते हैं उस टारगेट को हम सेट करते हैं सबसे पहले कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। जब अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे तो दो टाइप के स्टैंडर्ड्स सेट हो सकते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स, एक होता है क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स का मतलब है जिनको आप यूनिट्स की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। जैसे आप अपने एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल बढ़ाना चाहते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये ऐसे एरियाज है जिसको आप क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। और क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आप न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे आप अपनी सेल्स को बढ़ाना चाहते हो, आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना चाहते हो, तो ये ऐसे एरियाज हैं जिसको आप न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो जब हम स्टैंडर्ड सेट करें तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा क्वांटिटेटिव टर्म्स में स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकें उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बाद में उनको मेजर कर पाना हमारे लिए बड़ा आसान होगा। और स्टूडेंट, जब आप स्टैंडर्ड्स को सेट करोगे तो उसके अंदर थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब इतना स्कोप रखना चाहिए कि अगर सिचुएशन चेंज हो जाए तो हम स्टैंडर्ड्स को भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकें। हमें बिल्कुल रिजिड स्टैंडर्ड्स को सेट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन चेंज होने पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करा, स्टैंडर्ड्स सेट करे कि हम अचीव क्या करना चाहते हैं। सेकंड स्टेप में मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। जब एक्चुअल में काम होना शुरू होगा तो विल मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो एक्चुअल में हम काम कर रहे हैं हम उसको मेजर करेंगे। और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, ध्यान रखना उनको उसी यूनिट में मेजर करना जिस यूनिट में आपने स्टैंडर्ड सेट करा था। अगर आप स्टैंडर्ड्स को किसी और यूनिट में सेट करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को किसी और यूनिट में मेजर करते हो, तो बाद में उसको कंपेयर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बड़े सारे तरीके हो सकते हैं परफॉर्मेंस को मेजर करने के। जैसे एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन होता है, पर्सनली राउंड लगा के चेक करते रहना कि वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, कई बार हम सुपरवाइजर्स को कह देते हैं कि जो टारगेट आप अचीव करो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बना के भेजो। अगर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे काम हो रहा है तो सैंपल चेकिंग हो सकती है। तो बड़े सारे तरीके हैं जिससे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। और परफॉर्मेंस को जब काम हो रहा है साथ के साथ मेजर करते रहना चाहिए। आपको काम कंप्लीट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम के बाद परफॉर्मेंस को मेजर करोगे तो उसका कोई खास यूज नहीं निकलेगा। तो परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड continuously when the work is actually going on। तो जब आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करा तो आपको कुछ डेविएशंस का पता चलेगा। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तीसरा स्टेप है, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करोगे। अगर हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो स्टैंडर्ड से कम आ रही है तो हम कह सकते हैं देयर आर डेविएशंस, नेगेटिव डेविएशन जिसको हम कह सकते हैं। कई बार एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से ज्यादा भी आ सकती है तो हम उसको पॉजिटिव डेविएशंस भी बोल सकते हैं। तो जब आप स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो हो सकता है डेविएशंस का पता चले। डेविएशंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी स्टैंडर्ड से कम भी हो सकती है, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी स्टैंडर्ड से ज्यादा भी हो सकता है। जनरली एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से कम ही होती है। उस केस में फिर हम क्या करते हैं, डेविएशंस को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब है स्टडी करते हैं कि डेविएशन किस टाइप की है, जो कमी आई है, जो शॉर्टकमिंग आई है उसका नेचर क्या है। स्टूडेंट्स, उसके लिए दो टेक्निक्स को यूज करा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये दो टेक्निक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल में आप क्या देखते हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ की रिजल्ट एरियाज को फिक्स कर देते हो जिनको आप क्रिटिकल पॉइंट्स बोल देते हो। की रिजल्ट एरियाज मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर यहां पर डेविएशन आई तो
उससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर असर पड़ेगा। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेबर कॉस्ट है और पोस्टल एक्सपेंसेस हैं। लेबर कॉस्ट में अगर थोड़ा बहुत भी चेंज आएगा तो बड़ा की एरिया है जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट हो जाएगी। जबकि अगर पोस्टल एक्सपेंसेस में थोड़ा बहुत भी फर्क आ गया तो वो नॉन की एरिया, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल कहता है कि जो की रिजल्ट एरियाज हैं, जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो नॉन की एरियाज हैं उनकी तरफ ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है, इंपॉर्टेंट एरियाज की तरफ ध्यान दो, जो अनइंपॉर्टेंट एरियाज है जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहता है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सेइंग है, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। अगर सब कुछ ही कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो यह कहता है एक रेंज फिक्स कर दो, जिस रेंज के बाहर अगर डेविएशन होगी तो ध्यान दो, अगर उस रेंज के अंदर डेविएशन होगी तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली माइनर डेविएशन होगी एक मेजर, माइनर का मतलब रेंज के अंदर है। जैसे लेबर कॉस्ट है, आपने रेंज फिक्स कर दी लेबर कॉस्ट की 5%, कि 5% तक अगर लेबर कॉस्ट ज्यादा भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर लेबर कॉस्ट 5% से कम आती है तो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसको हम माइनर डेविएशन बोलेंगे। अगर लेबर कॉस्ट 5% से ज्यादा आ जाती है तो आप उसको मेजर डेविएशन बोलेंगे और उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, एक तो की रिजल्ट एरियाज में ध्यान देना चाहिए और एक मेजर डेविएशंस की तरफ। तो अगर माइनर डेविएशन है या नॉन की एरिया में है तो उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद लास्ट में आप करेक्टिव एक्शंस लेंगे। करेक्टिव एक्शन कब लेंगे, व्हेन द डेविएशन इज द मेजर डेविएशन एंड इट इज इन द की रिजल्ट एरिया। इफ इट इज इन नॉन की एरिया एंड माइनर डेविएशन, नो नीड टू डू एनीथिंग। करेक्टिव एक्शंस में हम क्या करेंगे, क्या करेक्टिव एक्शंस हो सकते हैं। मान लो हमारे एम्प्लॉइज अनट्रेन्ड हैं, हमने रीजन फाइंड आउट करा, हमारे एम्प्लॉइज अनट्रेन्ड हैं। रीजन था डेविएशन का अनट्रेन्ड एम्प्लॉइज, तो हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर हमारी मशीन्स आउटडेटेड हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है हमारी, तो हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो रीजंस फाइंड आउट करने के बाद हम उसमें करेक्टिव एक्शन लेंगे। मान लो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो रॉन्ग थे जिसकी वजह से हम उनको अचीव नहीं कर पा रहे थे, तो स्टैंडर्ड्स को करेक्ट करेंगे। तो बेसिकली करेक्टिव मेजर्स लेंगे जिससे अल्टीमेटली हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो स्टूडेंट्स ये है कंट्रोलिंग प्रोसेस। एनसीईआरटी में देखते हैं इसके बारे में क्या गिवन है। तो कंट्रोलिंग में सबसे पहला मैंने आपको बताया सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करेंगे। स्टैंडर्ड्स आर द क्राइटेरिया और बेंचमार्क अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बी मेजर्ड। स्टैंडर्ड्स को आप क्राइटेरिया बोल सकते हो, बेंचमार्क्स बोल सकते हो, जिसके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा। स्टैंडर्ड्स क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कितनी कॉस्ट इनकर करनी है, रेवेन्यू कितना कमाना है, कितने यूनिट्स बना के बेचने हैं। क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, जैसे गुडविल को इंप्रूव करना है, एम्प्लॉइज के मोटिवेशन लेवल को इंप्रूव करना है। As far as possible, standards should be set in clear, precise and measurable terms. जितना ज्यादा क्लियर हो सकता है उतना ज्यादा क्लियर स्टैंडर्ड्स को सेट करना चाहिए। जैसे सेलिंग ऑफ 40,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर यूनिट बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो हमने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो बड़ा क्लियर है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टैंडर्ड शुड हैव एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैंडर्ड्स के अंदर एक एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, सिचुएशन चेंज हो जाए तो हम उनको चेंज कर सकें। Then measurement of actual performance. After setting the performance standards, the next step is measurement of actual performance. हम actual performance को measure करेंगे। There are several techniques for measurement of performance. मैंने आपको बताया personal observation हो सकती है, sample checking हो सकती है, performance reports हो सकती हैं। As far as possible, performance should be measured in the same units in which standards are set, as this would make their comparison easier. जिस यूनिट में आपने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसी यूनिट में आपने परफॉर्मेंस को मेजर भी करना है। As far as possible, measurement of work should be done during the performance. जब काम हो रहा हो तभी परफॉर्मेंस को मेजर करो, so that in case of negative results, corrective actions can be taken immediately to avoid any further loss. Negative results के केस में आप साथ के साथ corrective action ले सकते हो। Then comparing the actual performance with the standards. This step involves comparison of actual performance with the standards. यहां पर हम actual performance को standards के साथ compare करेंगे. Such a comparison will reveal the deviation between actual and desired results. जब हम comparison करेंगे तो deviation का पता चलेगा actual और desired results के बीच में. Comparison becomes easier when standards are set in quantitative terms. अगर आपने standards को quantitative terms में set करा था तो comparison करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा।
देन एनालाइजिंग द डेविएशन, इन दिस स्टेज डेविएशंस आर एनालाइज्ड, डेविएशंस को स्टडी करते हैं। डेविएशन इन की एरियाज नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली एज कंपेयर टू डेविएशंस इन सर्टेन इनसिग्निफिकेंट एरियाज। की एरियाज में डेविएशन है तो ज्यादा ध्यान दो, और नॉन की एरिया में है तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली दो टेक्निक्स यूज होती है एनालाइज करने के लिए, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल इट मींस कीपिंग फोकस ऑन सम की रिजल्ट एरियाज, के आर ए करके की रिजल्ट एरियाज हमने कुछ फिक्स कर दिए, उस पर ध्यान देंगे। एंड इफ देयर इज डेविएशन इन दीज के एरियाज देन इट मस्ट बी अटेंडेड अर्जेंटली। अगर इन की एरियाज में डेविएशन आ रही है, इंपॉर्टेंट एरियाज में डेविएशन आ रही है, तो हम ध्यान देंगे। की एरियाज आर दोज विच हैव एन इंपैक्ट ऑन द होल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे एरियाज जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में 5% लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बजाय कि 15% पोस्टल चार्जेस बढ़ जाए। तो पोस्टल चार्जेस नॉन की एरिया है, लेबर कॉस्ट की एरिया है, तो अब की एरिया की तरफ ध्यान देंगे, नॉन की एरिया की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैंने आपको बताया बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अ मैनेजर हु ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग मे एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। एक मैनेजर जो सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, हो सकता है वो कुछ भी कंट्रोल ना कर पाए। द डेविएशंस व्हिच आर बियॉन्ड द स्पेसिफिक रेंज, तो आपने एक रेंज फिक्स कर देनी है, उस रेंज के बाहर डेविएशन है, शुड बी हैंडल्ड बाय द मैनेजर्स, माइनर डेविएशंस कैन बी इग्नोर्ड। जैसे कि हमने 2% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट को एक्सेप्टेबल रेंज मान लिया, तो अगर 2% से ज्यादा लेबर कॉस्ट बढ़ रही है तो मैनेजमेंट की नोटिस में लाने की जरूरत है, अगर 2% से कम लेबर कॉस्ट बढ़ी तो मैनेजमेंट के नोटिस में लाने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई करने के बाद मेजर डेविएशंस को, उनके कॉजेज पता करनी है। कॉजेज क्या हो सकते हैं? मशीन में फॉल्ट हो सकता है, इनएफिशिएंट स्टाफ हो सकता है स्टैंडर्ड्स हमारे अनरियलिस्टिक थे, हो सकता था हमारे पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज थी। तो डेविएशंस पता करने के बाद हमने उनके रीजंस भी फाइंड आउट करे, और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे? टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। द फाइनल स्टेप इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। हम करेक्टिव मेजर्स लेंगे। नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन डेविएशंस आर विद इन एक्सेप्टेबल रेंज। मैंने कहा माइनर डेविएशन है, रेंज के अंदर है, तो कोई करेक्टिव एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेजर डेविएशन है तो करेक्टिव एक्शन लेना है, ताकि फ्यूचर में वो रिपीट ना हो। करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है? एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दे सकते हैं, एडिशनल स्टाफ अरेंज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सकते हैं। अगर हमारे स्टैंडर्ड्स अनरियलिस्टिक थे तो उनको रिवाइज कर सकते हैं, ताकि उनको और ज्यादा रियलिस्टिक बनाया जा सके। तो ये सारे अगर हम स्टेप्स करते हैं तो हम डेविएशंस को दूर कर देंगे, जिससे अल्टीमेटली गोल्स को अचीव कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था कंट्रोलिंग प्रोसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।